पार्टीशन की टाइप है। मैंने पार्टीशन आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। वो क्रोमैटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेस लिक्विड, जिसमें स्टेशनरी फेस का हो लिक्विड, उसे हम पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। इज इट क्लियर? और इसमें स्टेशनरी फेस क्या है? लिक्विड। कल मैंने बताया था कि जो पेपर है, पेपर स्टेशनरी फेस नहीं होता, इसके अंदर जो मौजूद नमी है ना, पेपर के अंदर नमी होती है, वो स्टेशनरी फेस है। यानी इसमें स्टेशनरी फेस क्या है? लिक्विड। और उस लिक्विड को क्या कहते हैं? पानी। that behave immiscible towards organic phase, और ये वाटर immiscible है। पानी ऑर्गेनिक होता है, सॉरी इनऑर्गेनिक। पानी क्या है? इनऑर्गेनिक। और ये ऑर्गेनिक में इमिसिबल होता है। इमिसिबल तो एक दूसरे के हल हुआ। पेपर के अंदर जो नमी है वो पानी है और वो इनऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ये इमिसिबल है। दैट बिहेव इमिसिबल टुवर्ड्स मूविंग फेस, जो कि क्या होता है? ऑर्गेनिक। इज इट क्लियर? वो ऑर्गेनिक के साथ इमिसिबल है। अब पेपर क्रोमैटोग्राफी की तीन वेज है, तीन तरीकाकार है। वेज असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल। कितने इसके वेज हैं? तीन। असेंडिंग, असेंडिंग वो टाइप है जिसमें मिक्सचर को नीचे अप्लाई करते हैं और सॉल्वेंट अपवर्ड को राइज करता है। असेंडिंग ऊपर को चढ़ना। डिसेंडिंग क्या होगी? डिसेंडिंग वो कैटेगरी है जिसमें मिक्सचर ऊपर अप्लाई करेंगे और ऊपर से सॉल्वेंट नीचे फ्लो करेगा, और ये बड़ी तेज होती है। सर्कुलर और रेडियल। जिसमें असेंडिंग, जिसमें कंपोनेंट नीचे अप्लाई करते हैं और नीचे सॉल्वेंट में डिप करते हैं, सॉल्वेंट नीचे से अपवर्ड राइज करता है, ऊपर चढ़ना। डिसेंडिंग, जिसमें ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी ये एक शीट है, बिल्कुल ये शीट है, ऐसे ऊपर ऐसे जो भी स्पोर्ट है उसमें सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्वेंट आस्ते आस्ते नीचे फ्लो करेगा और इसे कहते हैं डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे आ, और कंपोनेंट को नीचे को सेपरेट करेंगे। लेकिन चूंकि ऊपर से नीचे आने की स्पीड ज्यादा होती है तो ये फास्ट होती है, लेकिन ये सही सेपरेट नहीं करती। डिसेंडिंग जो है ये फास्ट है, ये अच्छी नहीं है। असेंडिंग स्लो है लेकिन होती गुड है। असेंडिंग में चूंकि ये आसपास से ऊपर चढ़ेगा, सही सेपरेट करेगा। डिसेंडिंग में बड़ी तेजी से नीचे आता है, कंपोनेंट को सही सेपरेट करने का मौका नहीं मिलता। और सर्कुलर या रेडियल में इस तरह मिक्सचर अप्लाई करते हैं और इनको साइड की तरफ लगा लगा करते हैं। आपके सिलेबस में फकत असेंडिंग है, ये आपके सिलेबस में है, बाकी दोनों आपके सिलेबस में नहीं। लेकिन बेटे आपको दोनों का इल्म हो। ये कब यूज करते हैं? जब ज्यादा अमाउंट में ज्यादा करना हो, यानी इसमें मिक्सचर लेके सर्कल में अप्लाई करते हैं। तो सबसे जो कॉमन यूज है वो असेंडिंग है। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो मैं असेंडिंग टाइप का लिख लियो।
ये सवाल है। दो बच्चों का आया क्लियर सिर्फ, जी जी क्लियर हो। यानी कि ओके है, बाकी क्वेश्चन भी तक है जो बेटे सारे बच्चे फीडबैक क्लियर का दिया करो, अच्छे बच्चे पढ़ो, जब क्लियर हो तो लिख दिया करो। डिसेंडिंग प्रोसेस बता दें। डिसेंडिंग एक बच्चे ने सवाल किया है। बेटे डिसेंडिंग में जरा ये देखो, यानी अगर ये है कि ये असेंडिंग है, नीचे से आगे में थोड़ा सा डिप करें, ऊपर को चढ़े, लेकिन अगर इस तरह की अरेंजमेंट हो कि मिक्सचर ऊपर अप्लाई किया है और इस तरह ऊपर को पैकेट डिश वगैरह या किसी चीज में सॉल्वेंट होता है और वो सॉल्वेंट ऐसे ऊपर से नीचे आता है और ये जो मिक्सचर है ये अलग-अलग होता है। ये जो मिक्सचर है आपने अप्लाई किया, सॉल्वेंट जब नीचे को आएगा तो नीचे को अलग-अलग होगा। ये बड़ा तेज होता है लेकिन सही सेपरेट नहीं करता। क्लियर? स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज ये बच्चा नहीं पता है। आई थिंक सो मेरे ख्याल से। बेटे जिसने स्टेशनरी फेज का पूछा है न्यू कमर आज ताकि मुझे पता हो। सर्कुलर वाला बता दें प्लीज। नहीं स्टेशनरी फेज पर पहले पूछे। नहीं सर, नया नहीं। अच्छा बेटे स्टेशनरी फेज का हमने पढ़ा था, दो किस्म के फेज होते हैं, मोबाइल और स्टेशनरी। मोबाइल जो फ्लो कर रहा है, स्टेशनरी जिसके ऊपर फ्लो किया जा रहा है। ये हमने कल दो लेवल का फेज का डेफिनेशन भी सारी पढ़ी। कल की क्लास नहीं थी लेकिन उनका इंटरनेट नहीं था चल रहा है। हां क्या नाम है? आमिन लड़की। ओके आपने कल की क्लास नहीं ली इसलिए फिर आपको थोड़ा हुआ है। तो बेटे चलिए मैं आपको बता देता हूं आपकी आसानी के लिए। दो फेज स्टूडेंट हमने कल पढ़े थे, मोबाइल और स्टेशनरी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पेपर की स्ट्रिप है, इसको आप पानी में नीचे से रख दें तो पानी या कोई भी सॉल्वेंट है इसके ऊपर फ्लो करना शुरू कर देगा। जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है ना उसे कहते हैं मोबाइल फेज। क्या कहते हैं? मोबाइल। और जिसके ऊपर फ्लो कर रहा है ना उसे कहते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है साकल और मोबाइल का मतलब होता है मूव करने वाला। तो दो फेज आपने कल पढ़े थे, मोबाइल और स्टेशनरी। कल हम ये तकनीक भी पढ़ चुके होंगे। ये इतना गुजारा हो गया कि स्टूडेंट सर वो मैं इसके साथ कर लूंगा, कोई मसला नहीं। मोबाइल और स्टेशनरी का बेटे गुजारा हो गया है। चलें ठीक है शुक्रिया। मैं मजीद इंशाल्लाह कोशिश करता हूं बात सही क्लियर करूंगा कल से। इसके बाद सर्कुलर वाला बता दें प्लीज। सर्कुलर स्टूडेंट वैसे आपके सिलेबस में नहीं बेटे, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे पास फिलहाल ये स्टिक जो बड़ी होती है सर्कल की फॉर्म में, ठीक है? तो इसमें ना ऐसे सर्कुलर में ऐसे मिक्सचर अप्लाई करते हैं, ऐसे सर्कल में मसलन कोई भी दो तीन चीजों का मिक्सचर है, आपने ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये फिगर नजर आ रही है, मेरा ख्याल है कागज के ऊपर लाइन है। उसके बाद इसकी ना एक स्ट्रिप काट देगा, उसको नॉब कहते हैं। वो ऐसे ना नीचे सॉल्वेंट उसमें ये डिप होती है। देखो ये सारा सॉल्वेंट में डिप नहीं होता, ये नीचे से ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल है लेकिन सही नजर आ जाएगा। ये जो नीचे से आपने काटा है ये डिप होता है सॉल्वेंट में। चलिए सॉल्वेंट यहाँ से ऊपर चढ़ता है, जब सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ आता है साइड की तरफ फैलेगा और कंपोनेंट को साइड की तरफ सेपरेट कर देगा। इसे सर्कुलर यानी डिप कहते हैं। यानी इसमें मिक्सचर सर्कल में अप्लाई करते हैं और ये एक नाव काटी होती है जो सेंटर तक जाती है और ये नाव जो है ना वो नीचे ऐसे डिप है, ये नजर आ रही है, और ये नाव ऐसे साइड की तरफ फैलेगी कंपोनेंट को लेकर। समझ आई? इस नाव से सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पे आएगा और ये सॉल्वेंट साइड को ऐसे फैल के कंपोनेंट को लेकर। क्लियर है बेटा सर्कुलर? इसके बाद एक और ऊपर से सॉल्वेंट कैसे अप्लाई हो सकता है, ये न्यू कमर को ऊपर से सॉल्वेंट कैसे अप्लाई हो सकता है? मैंने पहले भी कहा था हमारे पास अरेंजमेंट होती है। मसलन हमने क्या किया हुआ है कि जिस बर्तन में हमने सॉल्वेंट रखा हुआ है, ये स्पून मेरे हाथ को देखते और इसमें इंतहाई बारीक सी लाइन होती है जिसमें सिर्फ शीट गुजर सके। ये देखिए, यानी ये शीट इतनी सी गुजर गई है, अब सॉल्वेंट नीचे नहीं जा सकता।
सिर्फ शीट के जरिए सॉल्वेंट नीचे को फ्लो करेगा। तो ये अरेंजमेंट ऐसी होती है, एक बरीक सी लाइनमेंट होती है जिसमें से शीट इंसर्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्वेंट शीट के जरिए नीचे फ्लो करता है और ये ज्यादा टाइम लगता है, ये फिर फोर हो जाती है, तो ये अच्छी तकनीक नहीं है। क्लियर है सबको? चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे से कौन सी तकनीक है इसकी? असेंडिंग टाइप। ठीक है, मैं पूरी तकनीक इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा और कल परफॉर्म भी करेंगे और जो इसके यूजेस वगैरह जो थोड़ी सी है कि कल पढ़ के एक्सरसाइज मुकम्मल करते हैं। ठीक है, असेंडिंग टाइप है। असेंडिंग टाइप में हम एक क्रोमैटोग्राफिक टैग लेते हैं। असेंडिंग में क्या लेते हैं? क्रोमैटोग्राफिक टैग। ये शीशे का बना होता है, ये आपको नजर आ रहा है टैग पर। इसके बाद इसमें सॉल्वेंट का मिक्सचर पोर किया हुआ है। In accordance the component to which separated. जी, सबसे पहले हम क्रोमैटोग्राफिक टैग लेते हैं, सही है जी, किसका बना होता है? शीशे का। और इसके अंदर क्या डाल दिया है? सॉल्वेंट मिक्सचर। मैंने कल भी बताया था कि सॉल्वेंट मिक्सचर वो है जिसके अंदर स्किप डिप करते हैं और वो सॉल्वेंट स्किप के ऊपर राइज करके तो कंपोनेंट को लेवल लेवल करता है। और सॉल्वेंट मिक्सचर हर एक का अपना अपना होता है। तो मसलन अगर आपने ईंट का मिक्सचर लहरा करना है, उसका लहरा है, लेड और कैडमियम लहरा करना है, उसका लहरा सॉल्वेंट मिक्सचर है। तो सॉल्वेंट मिक्सचर इन अकॉर्डेंस द कंपोनेंट टू विच सेपरेटेड, ये उन कंपोनेंट के मुताबिक होता है जिसको आप अलग करने जा रहे हो। मेरा ख्याल है आपको यहां तक बात क्लियर होगी कि असाइनिंग टाइप में हम क्रोमैटोग्राफिक टैग है वो आपको समझ आ गई। इसमें असल में एक रॉड लगा होता है, क्रोमैटोग्राफिक टैग में एक रॉड लगा होता है, मुझे ना क्रोमैटोग्राफिक टैग में एक रॉड भी लगा होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें जब आप सॉल्वेंट मिक्सचर पोर करते हैं ना, इसको कवर कर देते हैं। और कवर करने का मतलब है कि इसका होमोजेनाइज इट्स इनर एटमॉस्फेयर। होमोजेनाइज का मतलब होता है एक जैसा हो गया। सुने, इसमें आपने क्रोमैटोग्राफिक टैग लेना है, ठीक है, उसके अंदर सॉल्वेंट मिक्सचर डालना है और वो किसके मुताबिक जिस कंपोनेंट को आप सेपरेट करते हैं हर एक का अपना अपना है। उसके बाद आप इसको कवर कर देना है। टैग को क्या करना है? कवर। होमोजेनाइज इट्स इनर एटमॉस्फेयर। होमोजेनाइज जब सॉल्वेंट मिक्सचर डाल के कवर कर देना तो सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है। बेटे लफ्ज समझिएगा, होमोजेनाइज सॉल्वेंट के पेपर बन के हुएंगे, वो पेपर टैंक में हर तरफ फैल जाएंगे, तो हम कहते हैं उसका इनर एटमॉस्फेयर होमोजेनाइज हो गया। होमोजेनाइज का मतलब है एक जैसा, हर तरफ पेपर ही पेपर फैल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि आपको यहां तक बात समझ आई। उसके बाद आपने वर्ड्समैन क्रोमैटोग्राफी पेपर नंबर 1 कल भी बताया था, ये कंपनी का नेम है, कंपनी
नहीं होती, पार्ट्समैन क्रोमैटोग्राफी पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 40, पेपर नंबर 42, ये कंपनी के लाइन में है। सबसे अच्छा होता है पेपर नंबर 1। पार्ट्समैन क्रोमैटोग्राफी पेपर नंबर 1 की स्ट्रिप लेनी है। क्या लेनी है? स्ट्रिप। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग स्टूडेंट? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग आपने स्ट्रिप लेनी है। ये सपोज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप है, ठीक है जी। उसके बाद इसके एक सिरे से एक सिरे से 2.5 सेंटीमीटर अबव एक थिन पेंसिल लाइन ड्रॉ करनी है। लेड की पेंसिल यानी लेड पेंसिल लेकर कच्ची पेंसिल, तो एक थिन लाइन ड्रॉ करते हैं एक सिरे से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है यहां तक। उसके बाद आपने मिक्सचर लेना है। और इस बीकर के अंदर इंक का मिक्सचर है, आपने इस मिक्सचर को अप्लाई कर देना है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हमारे पास माइक्रो स्टिंज या कुछ भी होती है, कैपिलरी ट्यूब भी होती है, वो बारीक सी होती है, छोटा सा स्पॉट लगा देते हैं मिक्सचर का, ठीक है जी। यहाँ आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब या कुछ भी आप लिख सकते हो। कैपिलरी ट्यूब की मदद से आपने मिक्सचर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद आप इसको सस्पेंड इनटू क्रोमैटोग्राफिक टैंक। ये पोर्शन में रेस करने लगा चूंकि इसमें मैंने आपसे सवाल पूछ लिया होगा, और फिर ये दूसरा इधर चलेगा, ये तस्वीर। जब आपने इसको सस्पेंड का मतलब लटकाना इनटू क्रोमैटोग्राफिक टैंक, यानी जब आपने मिक्सचर लगा दिया, स्टिक तैयार हो गई है, तो इस स्टिक को पकड़े क्रोमैटोग्राफिक टैंक में सस्पेंड कर दें। सस्पेंड का मतलब होता है लटकाना। ये सॉल्वेंट मिक्सचर है, ये उसके अंदर रॉड है, आपको कल भी बताया था इस तरह लटकाना है कि जिस लाइन पे मिक्सचर अप्लाई किया है वो लाइन सॉल्वेंट में भी बनाओ। जैसे यहां पे मैं एक स्टिक बनाता हूं, कल इंशाल्लाह हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करेंगे अल्लाह ताला की मदद से, और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो कंफ्यूजन है कल वो भी काफी हद तक दूर होगी। ये सपोज हमारे पास भी एक स्क्रिप्ट है, ये पार्ट्समैन क्रोमैटोग्राफी पेपर नंबर 1 स्क्रिप्ट है। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग लेनी है? सॉरी 20 सेंटीमीटर लंबाई हो, और उसके एक सिरे से 2.5 सेंटीमीटर पर क्या लाइन आपने ड्रा की है? थिन पेंसिल लाइन, ये हमने सपोज कर दी है, ठीक है जी। उसके बाद इसके ऊपर आपने क्या अप्लाई कर दिया है? इनका मिक्सचर, ये अप्लाई कर दिया। इनका मिक्सचर अप्लाई करने के बाद आप इसको क्रोमैटोग्राफिक टैंक में सस्पेंड करना है। कैसे सस्पेंड करना है? उसमें जो रॉड लगा होता है ना, ये रॉड, उसे ऐसे करके इस तरह, तो इसके ऊपर कॉमन पिन या स्टेपल कर देते हैं, समझ आई?
और इस तरह डिप करना है कि ये जो सिरा है ना, ये वाला फ्री, ये थोड़ा सा बीच में डिप हो, इतना सा, यानी ये लाइन उसके अंदर डिप ना हो। आपकी बुक में लिखा होगा, इसको कहते हैं इम्प्रेग्नेटेड एंगल, इम्प्रेग्नेटेड एंगल। ये जो फ्री एंड होता है ना, इसे कहते हैं इम्प्रेग्नेटेड एंड, यानी फ्री एंड। ये बाउंड होता है, वो कैसे? देखें, ये आपके पास स्किप है, ठीक है ना, आपने जब कार्ड के साथ ऐसे ऊपर से स्टेपल या कॉमन की लगा देंगे तो ये सिरा क्या हो गया, बाउंड, तो ये फ्री एंड है। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रेग्नेटेड एंड, फ्री एंड, याद रखना इसका तर्जुमा। ये 5 से 6 मिलीमीटर डिप हो, यानी इतना सा डिप हो, थोड़ा सा, ये लाइन डिप नहीं होनी चाहिए, क्लियर? जब डिप करेंगे तो सॉल्वेंट इसके ऊपर राइज करेगा, सॉल्वेंट राइज। कल भी हमने पढ़ा था, जब सॉल्वेंट इसके ऊपर राइज करेगा तो वो कंपोनेंट्स को अपने साथ लेके चलेगा। जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी, आज इंशाल्लाह उनको भी समझ आएगी। जब सॉल्वेंट इसके ऊपर फ्लो करेगा, यहाँ पे 3 इंक के मिक्सचर आपने अप्लाई किया हुआ है, रेड, ब्लू और ग्रीन, यानी 3 इंक है। जब मिक्सचर आपने अप्लाई किया था तो एक ही पॉइंट पे था, लेकिन जब सॉल्वेंट फ्लो करेगा, सॉल्वेंट मूविंग फेस है, तो सल्यूट जो है वो जिस कंपोनेंट की मूविंग फेस के साथ अफिनिटी ज्यादा होगी, वो उसके साथ ज्यादा ऊपर चला जाएगा। यानी तीनों कंपोनेंट इस तरह अलग अलग हो जाएंगे। ये हमने कल भी पढ़ा कि जब सॉल्वेंट इसके ऊपर फ्लो करेगा तो कंपोनेंट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, यानी जो सॉल्वेंट इसके ऊपर फ्लो कर रहा है वो मोबाइल फेज है, जो पेपर के अंदर नमी है वो स्टेशनरी फेज है, और जिस कंपोनेंट की मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, और जिसकी स्टेशनरी के साथ अफिनिटी अट्रैक्शन ज्यादा वो नीचे। इस तरह कंपोनेंट ज्यादा ज्यादा उठेंगे, कल भी प्रिंसिपल पढ़ाया था। स्पोर सबसे ऊपर जो है वो चला गया है ग्रीन, फिर रेड और फिर ब्लू, ये कंपोनेंट ज्यादा ज्यादा हो गया, ठीक हो गया। जब सॉल्वेंट इसके ऊपर कितना हिस्सा फ्लो करे, 3/4 पार्ट, जब सॉल्वेंट इसके ऊपर 4 में से 3 हिस्से फ्लो करते, यानी सॉल्वेंट स्टिक के ऊपर फ्लो कर रहा है ना, कितने से 4 में से 3 हिस्से फ्लो करे, तो स्टिक को बाहर निकाल। थ्री ओवर फोर पार्ट, 4 में से 3 हिस्से, and move the skipper। तो स्किपर मूव कर लो, बाहर निकाल लो। क्या करना है जी, बाहर, यानी इस तरह देखो, ये 3 अलग अलग कंपोनेंट हो गए, आपने स्किप को बाहर निकाल लिया। अब जहां तक स्किप गीली है, सपोज यहां तक गीली है, जाहिर बात है बेटे, जब आपने स्किप को डिक किया होगा, जब स्टार्ट इसको तो क्या राइज कर है ना, तो जब 4 में से 3 ही से फ्लो करे, आपने स्किप को बाहर निकालना है, तो स्किप किसी हद तक गीली होगी कि नहीं, तो जहां तक सॉल्वेंट फ्लो करे, जब आपने स्किप को बाहर निकाला है, इसे कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। जहां तक सॉल्वेंट फ्लो करे ना, अच्छा मान लो सॉल्वेंट फ्रंट में दिक्कत होती है, ये क्या बता रहा है सर, आप देखो, आपने स्किप को पानी में डिप किया है या सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, जहां तक सॉल्वेंट फ्लो करेगा वहां तक वो गीली हो जाएगी, तो खुश्क और गीली के दरमियान लाइन लगा देंगे, तो उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट फ्रंट। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट फ्रंट। और इस तरह आपके कंपोनेंट ज्यादा रहता है, एक स्पोर्स कंपोनेंट हमारे पास सबसे ऊपर ग्रीन है,
दरमियान में रेड है और सबसे नीचे ब्लू है। और ऐसा खुश्क पेपर जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट लगा हो गए हैं, इस पेपर को कहते हैं क्रोमेटोग्राम। फिर सुन लें, ऐसा खुश्क पेपर जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट लगा हो गए हैं, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राम। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राम। ऐसा ड्राई पेपर जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट अलग अलग हो। सही है। उसके बाद अगर ये कंपोनेंट कलर है, जैसे यहां पे ग्रीन, रेड और ब्लू है, तो देख के पता चल जाएगा। अगर कंपोनेंट्स कलर है बेटे, तो देख के पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ये ग्रीन है, रेड है, ब्लू मुझे नजर आ रहा है। अगर मुझे कलर ब्राइटनेस नहीं, ठीक है ना, कि ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लू है। लेकिन अगर वो कलर है, बस आप स्टूडेंट्स आप हैरान होते होंगे कि अगर हम स्टिक को डेवलप भी कर दें, लाइक दिस वन, एक स्टिक को मैंने डेवलप किया है, उसके ऊपर कोई कलर नहीं आता, ये देखो, देयर इज नो कलर। अगर वो कलरलेस है, लैगा जरूर हुए हैं, पक्की बात है, जैसे अमाइनो एसिड है, नजर ही नहीं आ रही। अगर कलरलेस है, अगर कंपोनेंट कलरलेस है, इनको केमिकली डेवलप करना है। मसलन लोकेटिंग एजेंट का स्प्रे करेंगे, लोकेटिंग एजेंट यूज करेंगे, ये बात सुन लें। अगर कलर ऐसा, तो उसके ऊपर किसी केमिकल का स्प्रे करेंगे, तो केमिकल की मदद से वो कलर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेड और कैडमियम को सेपरेट करना है, लेड और कैडमियम, ये कलर ऐसे मिसाल है, और इनके ऊपर जब H2S की स्प्रे की जाती है, तो लेडमियम, लेड ब्लैक हो जाता है, तो कैडमियम येलो। फिर सुने, अगर तो ये जो कंपोनेंट लगा हुआ कलर है, तो नो प्रॉब्लम। अगर कलरलेस है, कंपोनेंट कलरलेस है, फिर उनके लिए उनको केमिकली डेवलप करेंगे, मतलब उसके ऊपर केमिकल की स्प्रे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेड और कैडमियम को लगा करेंगे, तो ये कलरलेस होते हैं, इसके लिए भी H2S गैस की स्प्रे करें, तो लेड का स्पॉट ब्लैक हो जाता है और कैडमियम का येलो हो जाता है। तो एंड में आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगा। आरएफ वैल्यू वो क्या है, कल पढ़ेंगे। अभी इतने प्रोसीजर में आपने कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो उस पेज की तरह आप मुझे ना तस्वीर व्हाट्सएप करें, एक बच्चा, मैं ना उसको आपकी डिटेल भी आपको बता देता हूँ कि ये लाइन ध्यान से पढ़ना। असेंडिंग बता दें जरा, असेंडिंग के बारे में। असेंडिंग बेटे मैंने सारा पढ़ाया। असेंडिंग की, असेंडिंग का मतलब होता है, स्टूडेंट क्या हो गया है, असेंडिंग का मतलब होता है कि ये मिक्सचर लगाया है और सॉल्वेंट नीचे से अपवर्ड को राइज करेंगे। ये देखिए सॉल्वेंट अपवर्ड को राइज कर रहा है ना, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है ऊपर चढ़ना। क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम वो खुश्क पेपर है। अब मसलन जैसे ये है, जब कंपोनेंट लगा हो गया, खुश्क पेपर है ना, जिसपे मुख्तलिफ कंपोनेंट लगा है, इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राम। ऐसा खुश्क पेपर जिसके ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट लगा हो। ये उसको लेते हैं। अब इनको टाइम में इधर ही है मेरा ध्यान, वो आप इधर नहीं करें, जो सवाल थे मैंने आपको बता दिए साथ, वो ही बस मेरा ध्यान इधर ही है। सर अभी लेक्चर बस खत्म नहीं, ठीक है ना, कैसे सिर्फ यहाँ पे दो डिस्कस करेंगे, इसको मैं आगे से पढ़ रहा हूँ। In this technique, solvent is in a pool. इस टेक्निक में सॉल्वेंट पूल से ज्यादा तालाब, सॉल्वेंट लेते हैं नीचे, पूल इसे कह रहे हैं। In this technique, solvent is in a pool at the bottom of vessel, bottom नीचे,
इसमें बर्तन के बॉटम में सॉल्वेंट का पूल लेते हैं, सॉल्वेंट होता है, सही है। इन विच पेपर इज सपोर्टेड, जिसमें पेपर को स्टोर करते हैं, लटका देते हैं। एंड सॉल्वेंट ट्रैवल अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब एक मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ता है तो दूसरे को खींचता है, वो तीसरे को खींचता है, इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद है और दूसरा पैरा, और a solvent mixture specially composed in accordance with the sample to be separated। और a sample mixture, ये देखिए solvent mixture इसमें पोर करते हैं क्रोमैटोग्राफी टैंक, पोर का मतलब अंधेरना, और वो इन अकॉर्डेंस का कंपोनेंट, वो उन कंपोनेंट के मुताबिक है जिसको सेपरेट करना है। अच्छा, into chromatographic tank, cover the tank to homogenize its inner atmosphere। ये सब कार्बन का है, इसको अभी पेपर नहीं इसमें लटकाया, सॉल्वेंट डाल के इसको थोड़ी देर कवर कर देते हैं। कवर करने का पर्पस है कि जब सॉल्वेंट के पेपर उड़ेंगे तो इसका इनर एटमॉस्फेयर होमोजेनाइज हो, मतलब हर तरफ पेपर ही पेपर हो जाएंगे, ठीक है जी, होमोजेनाइज। और उसके बाद बाकी वही है, टेक अबाउट 20 सेंटीमीटर स्पीड पर बैट्समैन, बाकी सारा मैंने पढ़ा दिया है। इसमें कुछ सवाल है अगर पूछने, आरएफ वैल्यू यूजेस कल पढ़ा के एक्सरसाइज पूरी कर दूंगा जी। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन है फोर्सेस की वजह से सॉल्वेंट का राइज करना, ड्यू टू फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस एक लफ्ज होता है, चिपकने वाली ताकत, यानी जब सॉल्वेंट जो है जो इसके ऊपर पहले मॉलिक्यूल फ्लो करेगा तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से खींचेगा। तो ये जो अपवर्ड फ्लो है ना, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल दूसरे को खींचेगा, वो तीसरे को खींचेगा, तीसरा सॉल्वेंट अपवर्ड राइज करेगा, इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का बता दें। ये न्यू कमर है। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बेटे आपने कल लेक्चर नहीं लिया था, मैंने इनको बताया था कि जो सॉल्यूट होता है ना, तो हमने आपको दो फेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। जो मूव करता है फेज से मोबाइल और दूसरा स्टेशनरी, इन दोनों में जो रेशियो होती है ना, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। पिछले लेक्चर में आप पढ़िएगा के कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज ओवर स्टेशनरी फेज। तो ये कल मैंने कहा था, आप उसको पढ़िएगा, तो कल जो भी प्रॉब्लम में से पूछ लीजिएगा, कल आरएफ वैल्यू यूजेस पढ़ा दूंगा। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन बेटे आप जो भी पूछ रहे हैं ना, कल इंशाल्लाह जब परफॉर्म भी करूंगा, कल आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। टेस्ट के बारे में डिटेल जरा इनको बता देंगे क्या होगी, वो भी मैं आपको मंडे को बताऊंगा, टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। बाकी कल इंशाल्लाह वो मंडे को बाकी बातें पूरी करके चैप्टर में खत्म कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।